तो दोस्तों बीसीसीएल एंड अमागी के बाद शैडोफैक्स इस साल का एंड इस महीना का तीसरा आईपीओ होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये आईपीओ 20 से 22 जनवरी के बीच में ओपन होने वाला है। एंड एक तरफ दोस्तों अमागी के आईपीओ में जहां आपको उतना ज़्यादा रिस्पांस देखने को नहीं मिला हुआ था, वहीं शैडोफैक्स के ग्रे मार्केट में अभी काफ़ी अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों देखना ये होगा कि क्या ये जो डिमांड है वो आगे सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के बारे में एकदम से डिटेल में बात करने वाले हैं। वो या तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, वैल्यूएशन के बारे में हो गया, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बिजनेस के बारे में हो गया। सब कुछ देखते हुए बात करेंगे इस कंपनी के स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में, रिस्क फैक्टर के बारे में, एंड बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीएल के बाद बहुत सारे लोग के मन में क्वेरी ये है कि क्या ये जो आईपीओ है वो हमें बीसीसीएल जैसा गेन दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है। आपके हर एक सवाल का जवाब दोस्तों इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो बस रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि ओवरऑल आपको इस आईपीओ के साथ क्या डिसीजन लेनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना अब आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। सो चलिए अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों वैसे तो अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो आई डोंट थिंक दोस्तों कि आप लोगों में से कोई ऐसे होंगे जो इस कंपनी के बारे में नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं वो या तो क्विक कॉमर्स हो गया जैसे जेप्टो एंड जोमेटो से आप जो ऑर्डर करते हैं, या फिर अगर आप फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या फिर अमेजन से ऑर्डर करते हैं, उन सारे पार्सल को ये कंपनी डिलीवर करने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, कभी ना कभी ये जो कंपनी है आपके पास पार्सल लेके जरूर आई होगी, क्योंकि इस कंपनी जो टाई अप है वो दोस्तों लगभग हर कंपनी के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। वो या तो अजियो हो गया, नायका हो गया, मिंत्रा हो गया, डॉटकी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या फिर मीशो हो गया। देखा है तो दोस्तों इसका 50% रेवेन्यू जो है वो मीशो एंड फ्लिपकार्ट से आता है, यानी मोर देन 50% रेवेन्यू जो है वो दोस्तों केवल दो कंपनी से ही आता है। वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी लगभग अपना सर्विस जो है वो 14,700 से ज़्यादा पिन कोड पे अवेलेबल कराती है, यानी इंडिया के हर एक कोने तक ये कंपनी आपके सामान को डिलीवर करने का कोशिश करती है। बात करें तो अभी तक दोस्तों ये कंपनी लगभग 1 बिलियन से ज़्यादा जो है वो पार्सल को डिलीवर कर चुकी है। यानी दोस्तों ओवरऑल तो कंपनी के काम के बारे में आपको पता चल ही गया है कि कंपनी का काम क्या है, कंपनी का मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है। वहीं बिजनेस के तुलना में दोस्तों अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। वो या तो कंपनी के रेवेन्यू के बारे में हो गया, प्रॉफिट के बारे में हो गया, या फिर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में हो गया। तीनों सेगमेंट में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बात करें दोस्तों तो रेवेन्यू में इस कंपनी के लगभग 60% के आसपास ईयरली ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जो कि बिल्कुल काफ़ी अच्छा माना जाएगा दोस्तों इसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए। वहीं बात करें तो FY25 में ये जो कंपनी है अभी अभी प्रॉफिटेबल बनी है, जहां FY24 में ये कंपनी पहले 12 करोड़ के आसपास लॉस में थी, वहीं FY25 में ये कंपनी लगभग 6 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। एंड वही नहीं दोस्तों, अगर FY26 के हाफ ईयर तक देखा जाए तो हाफ ईयर तक ये कंपनी ऑलरेडी 21 करोड़ के आसपास तक प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। यानी देखा है दोस्तों तो अगले 1-2 साल में ये कंपनी लगभग 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, जो कि बिल्कुल काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। बट देखा है दोस्तों तो अभी भी कंपनी जो मार्जिन है वो केवल 1-1.5% के आसपास ही है। फिर भी कंपनी देखा जाए तो अगले साल के मुकाबले इस साल अपना मार्जिन को बहुत हद तक इम्प्रूव की है। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके ROE के बारे में तो दोस्तों कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल हुई है, इसलिए इसका ROE एंड ROC आपको काफ़ी कम देखने को मिल जाएगा। ROC के बारे में बात करें तो इसका ROE लगभग आपको 2% के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि ROC इस कंपनी का लगभग आपको 4% के आसपास ही देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के डेट टू इक्विटी के बारे में तो इसका डेट टू इक्विटी लगभग आपको 0.20 का है, यानी कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी बेटर है एंड इस कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी कम है, क्योंकि ये जो दोस्तों कंपनी है वो काफ़ी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर काफ़ी आपको कम कर्ज देखने को मिल जाएगा। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल बनी है एंड इसी वजह से इसका फंडामेंटल भी आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। वहीं फंडामेंटल के तुलना में दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में या आखिर ये कंपनी अपना IPO हमें किस वैल्यूएशन पे दे रही है,
तो दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन के लिए हम लोग इस कंपनी को इसके पीयर ग्रुप जैसे ब्लू डर्ट एंड डेलीवेयर से कंपेयर करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि आखिर ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो दोस्तों वैल्यूएशन निकालने के लिए अगर हम लोग पी मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ 185 के पी पे लेके आ रही है, जबकि ब्लू डर्ट अभी लगभग 52 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जबकि दोस्तों डिलीवरी लगभग 218 के पी पे ट्रेड कर रहा है। यानी दोस्तों अगर इसके अर्निंग पर शेयर के मुकाबले इसका पी रेशियो को देखते हैं तो ये पी रेशियो ब्लू डर्ट से भी एंड डिलीवरी से भी आपको कॉस्टली नज़र आ सकता है, क्योंकि डिलीवरी का अर्निंग पर शेयर लगभग 2 रुपये के आसपास है, जबकि ब्लू डर्ट का अर्निंग पर शेयर लगभग 106 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। बट फिलहाल दोस्तों अगर शैडोफैक्स का अर्निंग पर शेयर देखें तो इसका अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 70 पैसे के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसलिए फिलहाल अगर आप पी रेशियो वाइज देखते हैं तो जी हाँ दोस्तों, पी रेशियो वाइज ये जो कंपनी है महंगी वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। बट वैसे दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी जहां अपना आईपीओ अभी लगभग 7100 करोड़ के वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, वहीं कुछ समय पहले तक ये कंपनी लगभग 9000 करोड़ का वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रही थी। यानी देखा जाए तो जहां पहले ये कंपनी इस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आने वाली थी, वहीं 9000 के वैल्यूएशन पे ना लाकर ये कंपनी अपना आईपीओ 7100 करोड़ के वैल्यूएशन पे लेके आई है। यानी जहां ये कंपनी पहले 9000 का वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रही थी, वहां से लगभग 22% के डिस्काउंट में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड वैसे भी देखा है दोस्तों तो कंपनी लगभग 60% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ अचीव कर रही है, इसलिए फिलहाल ये कंपनी इस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ को लेके आ रही है। कंपनी के पास आगे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है, जिस ग्रोथ को इन्वेस्टर्स भी पे करने के लिए रेडी है। इसलिए फिलहाल दोस्तों अभी इसके ग्रे मार्केट में भी काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। यानी देखा है दोस्तों तो वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, बट जिस ग्रोथ से ये कंपनी आगे राइज कर रही है वो ग्रोथ दोस्तों इस कंपनी के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वहीं इस आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करें तो दोस्तों ये आईपीओ 20 से 22 जनवरी के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 118 रुपये से लेकर 124 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात करें दोस्तों इस आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज 1907 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू होगा एंड 907 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। यानी दोस्तों ये 1000 करोड़ का जो फंड होगा वो कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। बाकी बात जो 907 करोड़ का फंड होगा वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 120 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,880 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात करें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इस आईपीओ में कोटा के बारे में तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी अभी अभी 2025 में ही प्रॉफिटेबल बनी है, इसलिए इस आईपीओ में रिटेल के लिए केवल 10% के आसपास कोटा दिया गया है। यानी अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो इस आईपीओ में लगभग आपको 190 करोड़ का जो फंड है वही दोस्तों रिजर्व रहने वाला है। बाकी एचएनआई के लिए इस आईपीओ में 15% का कोटा दिया गया है। तो आप इस आईपीओ में रिटेल कोटा में अप्लाई करने वाले हैं या फिर एचएनआई कोटा में अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फाइनली दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें दोस्तों लिस्टिंग गेंस के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में 12 से 15% के आसपास डिमांड बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर 12 से 15% के डिमांड पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग आपको 2000 रुपये से लेकर 2200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। यानी दोस्तों जिस हिसाब से अभी ग्रे मार्केट में इसका डिमांड चल रहा है उसी हिसाब से इस आईपीओ का लिस्टिंग भी देखने को मिल जाए तो इस आईपीओ में हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो में भी अभी तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड बना हुआ है, बट आगे मार्केट में कुछ ऊंच नीच होता है तो में भी इसके ग्रे मार्केट में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। बट वैसे दोस्तों देखा जाए तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम लोग इस आईपीओ में ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी अभी फिलहाल मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है एंड सेम डिमांड अगर दूसरे एंड तीसरे दिन भी बना रहता है तो जी हाँ दोस्तों, इस जीएमपी को देखते हुए हम बिल्कुल इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में एंड इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो अगर सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में तो फिलहाल ये जो कंपनी है वो दोस्तों एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है। यानी कंपनी को जो भी गाड़ियाँ चाहिए डिलीवरी के लिए
वो दोस्तों कंपनी खुद ऑन नहीं करती है, ये सब गाड़ियाँ डिलीवरी बॉय का होता है, जिसको डिलीवरी बॉय खुद ऑन करता है। वहीं इस कंपनी का प्रेजेंस भी दोस्तों आपको पूरे इंडिया में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे देखा है तो ये कंपनी लगभग 14,700 से ज़्यादा जो है वो पिन कोड पे अपने पार्सल को डिलीवर कर पाती है। यानी इंडिया के हर एक कोने में ये कंपनी आसानी से आपके पार्सल को पहुंचा सकती है। वहीं थर्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो दोस्तों ये कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल बनी है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात मानी जाएगी। यानी दोस्तों जहां FY24 तक ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी बनी है, वहीं ये कंपनी अब प्रॉफिटेबल बन गई है एंड आगे भी उम्मीद है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। वहीं इसके अलावा देखा जाए तो दोस्तों ये कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। यानी दोस्तों पहले नंबर पे आपका डिलीवरी का नाम आता है, जो इकम को एक्वायर करने के बाद इस कंपनी का मार्केट शेयर लगभग आपको 50-55% के आसपास देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों अगर शैडोफैक्स के बारे में बात करें तो शैडोफैक्स का मार्केट शेयर 25% के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों जहां डिलीवरी के पास लगभग 55% का मार्केट शेयर है, वहीं शैडोफैक्स के पास लगभग 25% के आसपास मार्केट शेयर है। एंड दोस्तों डिलीवरी के पास मार्केट शेयर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी भी ये जो कंपनी है वो इकम एक्सप्रेस को एक्वायर की थी, इसीलिए फिलहाल इसका जो मार्केट शेयर है वो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट दोस्तों इन सब स्ट्रेंथ के अलावा अगर बात करें कंपनी के रिस्क के बारे में तो कंपनी का 50% से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो दोस्तों दो ही कंपनी से आपको देखने को मिल जाता है, पहला फ्लिपकार्ट एंड दूसरा मीशो। यानी ये जो दो कंपनी है, इस कंपनी को इन कंपनी से लगभग 50% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। वही नहीं दोस्तों, इस सेगमेंट में आपको कंपटीशन भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से इस कंपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो दोस्तों आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। यानी अभी भी इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग आपको 1 से 1.5% के आसपास ही देखने को मिलेगा। यानी इस सेक्टर में दोस्तों आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम देखने को मिलता है। एंड ऊपर से देखा है दोस्तों तो ये कंपनी पूरी तरह से गिग वर्कर्स पे डिपेंडेंट है। यानी गिग वर्कर्स को जहाँ भी थोड़ा सा ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है वो एक कंपनी से काम छोड़ के दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं। जहाँ उनको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा वहाँ गिग वर्कर्स काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट फिलहाल दोस्तों ये छोटा मोटा रिस्क तो हर कंपनी के साथ बना रहता है, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को मिला के देखा जाए तो जी हाँ, ये जो कंपनी है वो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी सही रहने वाली है। जो लोग भी रिस्क लेना चाहते हैं वो बिल्कुल इस कंपनी में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से ये कंपनी अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रही है उस ग्रोथ को मार्केट भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। इसलिए फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में इतने हाई वैल्यूएशन पे भी काफ़ी अच्छा खासा अभी डिमांड बना हुआ है। सो मे भी अगर इस आईपीओ को दूसरे दिन एंड तीसरे दिन काफ़ी अच्छा खासा QIB की तरफ से सब्सक्रिप्शन मिलता है तो ये जो आईपीओ है वो लिस्टिंग गेंस तो ठीक ठाक दे ही देगा। देखा जाए दोस्तों तो शॉर्ट टर्म में ये जो आईपीओ है वो ठीक ठाक चल सकता है। इसलिए अगर ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड रहता है तो ये आईपीओ लिस्टिंग गेंस के लिए भी ठीक रहने वाली है एंड इवन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक ठाक रहने वाली है। बाकी बात दोस्तों जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना लिस्ट लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड स्टिल दोस्तों मंडे को BCCL आईपीओ का लिस्टिंग है, तो आपने अभी तक उस आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो पर टाइप करके BCCL का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी देख सकते हैं।